हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको यहाँ पे हेडिंग पढ़ के थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट स्विस के बारे में। क्या क्रेडिट स्विस कोलैप्स के वर्ष पे है या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि आया था 2008 में वो फिर से आने वाला है? तो इसी पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे क्रेडिट स्विस जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से ग्लोबली मार्केट्स भी और इन्वेस्टर्स भी टेंशन में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन है, हाउ बिग अ थ्रेट इज क्रेडिट स्विस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। द फॉल इन द स्टॉक ऑफ क्रेडिट स्विस सिग्नल्स दैट देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द बैंक। जस्ट लाइक लेमन्स ब्रदर इन 2008, द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ इट्स कोलैप्स वुड बी ह्यूज। तो यहाँ पे बात की जा रही है क्रेडिट स्विस के बारे में कि अगर क्रेडिट स्विस में कोलैप्स आता है तो क्या इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है? तो हाँ, ये है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है बैंकिंग्स की, प्लस इन्वेस्टमेंट भी करती है। जैसा कि इंडिया है तो इंडिया में भी क्रेडिट स्विस ने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ऑलरेडी, और अगर ये कोलैप्स होता है तो इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी बहुत बुरा हो सकता है। जैसा कि 2008 में लेमन्स ब्रदर जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी, यूएसए की फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी थी, वो कोलैप्स हुई थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था। और वही सेम सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे क्रेडिट स्विस में दिख रही है, जो कि एक टेंशन बनी हुई है ग्लोबली इन्वेस्टर्स के लिए, और यहाँ पे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे देशों और मतलब वर्ल्ड की कंट्रीज़ के लिए एक टेंशन बनी हुई है कि अगर क्रेडिट स्विस कोलैप्स होती है तो क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पहले क्रेडिट स्विस के बारे में जान लेते हैं कि क्रेडिट स्विस एक्चुअली है क्या और इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो क्रेडिट स्विस जो है वो एक ग्रुप है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, दैट इज़ फाउंडेड बेस्ड इन स्विट्ज़रलैंड। ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है ये, जिसका हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिच में है। और अगर मैं बात करूं कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल क्या है, तो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न आपका, और ज्यूरिच जो है वो सबसे बड़ी सिटी हुई स्विट्ज़रलैंड की। इसका जो मेन वर्क है और ऑफिस है वो मेजर फाइनेंशियल सेंटर अराउंड द वर्ल्ड एंड is one of the 9 global bulge bracket banks providing services in investment banking, private banking, asset management and shared services. It is known for the strict bank client confidentiality and bank secrecy. तो जैसा कि सबको पता ही होगा, स्विस मनी हम लोग भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारा बात करती है कि स्विस मनी हम लेके आएंगे, इतना जमा है और सब में इतने इतने पैसे हम लोग देंगे। हर किसी के अकाउंट में 4-4 लाख रुपए जाएंगे, जो कि अभी तक आया नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये स्विस मनी जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड में जितने भी बैंक है वहाँ पे लॉ है कि वहाँ पे आप किसी भी बैंक के क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल आप शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी ब्लैक मनी होता है या कुछ भी होता है बड़े ऑफिशियल्स का या फिर किसी का भी, वो अपना पैसा जो है स्विस बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो सेफ़ रहेगी और किसी को भी ईजिली वो दी नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बल्कि ना के बराबर आप मान लो कि किसी को भी वो इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। इसीलिए आज तक इंडिया भी वो मनी रिकवर नहीं कर पाया जो कि ब्लैक मनी स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स में है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि ये बल्ज ब्रैकेट बैंक्स क्या होते हैं, तो बल्ज ब्रैकेट बैंक्स जो होते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, जो कि सर्व करते हैं लार्ज कॉरपोरेशन को, इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट्स को, अपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हर कंट्रीज़ में, प्लस वहाँ के इकनॉमी में अपना इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ताकि वहाँ की इकनॉमी ग्रो करे। और इसी को हम लोग कहते हैं बल्ज ब्रैकेट बैंक्स, जो कि क्रेडिट स्विस है उसमें आता। ये आप बैंक की इमेज देख सकते हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्रेडिट स्विस कब फाउंड हुआ था, 1856 में क्रेडिट स्विस फाउंड हुआ था, जो कि डेवलपमेंट के लिए हुआ था फाउंड रेलवे सिस्टम की स्विट्ज़रलैंड में। बट 1900 आते आते यहाँ पे क्रेडिट स्विस ने अपनी रिटेल बैंकिंग की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन था उसके स्विस बैंक, यूबीएस और जूलियस बार के बैंकिंग सिस्टम से। तो ये आपकी बात हो गई क्रेडिट स्विस की और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। अभी हम लोग और थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये थ्रेट क्यों है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2008 में जो लेमन्स ब्रदर के साथ हुआ था, बैंक करप्ट हो गई थी कंपनी, जो कि ग्लोबल रिसेशन में प्रॉब्लम्स खड़ी की थी सारी कंट्रीज़ के लिए। द फॉल इन द स्टॉक ऑफ द क्रेडिट स्विस सिग्नल दैट देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द बैंक। तो जो फॉल आ रहा है इसके स्टॉक प्राइस में,
अगर मैं बात करूं इसके स्टॉक प्राइस के बारे में तो 2022 में अभी तक लेके 60% तक के अराउंड इसका स्टॉक प्राइस गिर चुका है, जो कि एक कंसर्न पैदा कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए और ग्लोबल इकोनॉमीज़ के लिए। जस्ट लाइक लेमन ब्रदर्स इन 2008 द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ इट्स कोलैप्स वुड बी ह्यूज। बल्कि यहाँ पे अगर लेमन ब्रदर्स की बात की जाए जो 2008 में उसका इम्पैक्ट था, वो आज के इम्पैक्ट से कहीं ज़्यादा होगा अगर क्रेडिट स्विस भी कोलैप्स कर जाता है, और ये बहुत सारी इकोनॉमीज़ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और यहाँ पे रिसेशन जो है वो ज़रूर आएगा। और हो सकता है कि जितना तब आया था लेमन ब्रदर के टाइम पे उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा ये। Today, on the other side of the Atlantic, growing concern over the financial health of Switzerland's second biggest lender, Credit Suisse, have sparked fears on whether the world should brace for another Lehman-like financial fallout. अब इसके स्टॉक प्राइस में इतना गिरावट आ चुका है जो कि कंसर्न्स पैदा कर रहे हैं, प्लस इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है, लॉस में है बैंक अभी, जिसकी वजह से कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं दुनिया भर में कि अगर लेमन लाइक फाइनेंशियल फॉलआउट आया तो कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे और कैसे इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। क्रेडिट स्विस हैज़ बीन assuring staff, counterparties, clients, investor that its liquidity and capital position are strong, but its shares have fallen 55% over the past year, giving it a market cap of about $11 billion. That is lower than several banks like HDFC Bank, Axis Bank, SBI, ICICI, IndusInd Bank. जो क्रेडिट स्विस है वो अपने स्टाफ को, काउंटर पार्टीज, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर को अपने लिक्विडिटी और कैपिटल पोजीशन बता रहा है कि स्ट्रांग है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके शेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। बट ऐसा भी बोला जा रहा है कि अभी का जो बैंकिंग सिस्टम है वो ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, इसलिए ये कोलैप्स नहीं होगा। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होने वाले हैं। स्विस Central Bank has designated it one of the country's global systematically important banks whose failure would cause significant harm to Swiss economy and financial system. तो जैसा कि इस सेंटेंस में पढ़ सकते हैं कि स्विस सेंट्रल बैंक जो है वो खुद बता रहा है कि उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, और अगर ये फेल हो जाता है तो ये सिग्निफिकेंटली स्विस इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम दोनों को अफेक्ट करेगा। बट ये ग्लोबली अफेक्ट करने वाला है, खाली स्विट्ज़रलैंड को ही नहीं, ग्लोबली। तो इसमें गवर्नमेंट को बैक करने की ज़रूरत है, क्रेडिट स्विस को अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम आएगी अगर ऐसा कुछ भी होता है, क्रेडिट स्विस फेल हो जाता है तो। वाई वर्ल्ड नीड्स टू बी वरी अबाउट क्रेडिट स्विस सिचुएशन। हमें क्यों चिंता करने की ज़रूरत आ गई है क्रेडिट स्विस की सिचुएशन के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चार्ट, ये क्रेडिट स्विस का प्राइस चार्ट है, स्टॉक प्राइस चार्ट, जिसमें आपको दिख रहा होगा पिछले एक साल में कितना गिर चुका है। और ये अभी आपको रिसेंट में कोलैप्स दिख रहा होगा इसके प्राइस का कि बहुत ज़्यादा कोलैप्स हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबली टेंशन बन चुकी है। और यहाँ पे अगर बात करें तब बैंक क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स CDS, an instrument that measures the cost of insure its bonds, hit highest level since 2009. CEO Ulrich Koerner, who took charge in August, is attempting to restore the bank profitability. जो बैंक का क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है, एक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है इसे, इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली, ये अपना हाईएस्ट लेवल हिट कर चुका है बॉन्ड्स को इंश्योर करते करते, और ये हाईएस्ट है 2009 के बाद से। जो इनके CEO हैं क्रेडिट स्विस, ये इंपॉर्टेंट है, उल्ड्रिच कोर्नर, इन्होंने एश्योर किया है कि बैंक जो है प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा और ट्राई कर रहे हैं कि बैंक प्रॉफिटेबिलिटी में आए। अब अगर मैं बात करूं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी वीडियो में आगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ओवर द पास्ट 3 quarters alone, Credit Suisse losses have hit nearly $4 billion, while ratings downgrades increased its financing cost. जो लास्ट 3 क्वार्टर्स हैं क्रेडिट स्विस के, वो लॉसेस हिट करे हैं खाली $4 बिलियन के, और डाउनग्रेड की वजह से कंपनी के जो फाइनेंशियल कॉस्ट हैं वो बढ़ चुकी है। जो इसका फाइनेंशियल कॉस्ट इतना बढ़ रहा है और इसके लॉसेस इतने बढ़ रहे हैं, वो एक कंपनी 2-3 कंपनी की वजह से ज़्यादा है। द कोलैप्स ऑफ US फैमिली ऑफिस आर्किलॉजिस Capital Management cost the bank $5.5 billion last year, and it suffered further losses lending to now defunct supply chain finance company Greensill Capital. तो ये दो बहुत बड़ी कंपनीज है जिनकी वजह से बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आज क्रेडिट स्विस पे ये सिचुएशन आ चुकी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप होता गया है। तो जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट और एन इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट
whereby a buyer of a corporate or sovereign bond attempts to eliminate possible loss arising from default by the insurer of the bonds. This is achieved by the issuer of the bonds ensuring the buyer potential losses as a part of agreement. तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिला होगा, बट अब आपको डिटेल में समझा देता हूँ। आप मान लीजिए ये बॉन्ड इशूअर जो है ये क्रेडिट स्विस है, बॉन्ड होल्डर हुआ, ठीक है। तो बॉन्ड होल्डर जो है उन्होंने बॉन्ड होल्ड किया हुआ है और अब उनको ये टेंशन हो रही है कि क्रेडिट स्विस जो है वो कोलैप्स कर सकता है, जिनकी वजह से उनके लॉसेस बढ़ जाएंगे। इसी चक्कर में क्या होता है कि जो बॉन्ड होते हैं उसको बेचा जाता है, जिसकी वजह से प्राइस गिरते हैं और स्टॉक के प्राइस भी नीचे जाते हैं। तो जब बॉन्ड को कोई ख़रीदता नहीं है तो उसके प्राइसेस नीचे जाते हैं, और जो डिस्काउंट प्राइस में ख़रीदता है, यानी कि मान लीजिए मैंने 100 पे ख़रीदा, मैंने उसको बेचा 90-95 पे, तो जो 90-95 पे ख़रीदता है, अब उसको ये तो प्रॉब्लम होगी ना कि अगर बाई चांस ये जो बॉन्ड है वो कोलैप्स कर गया तो उसका पैसा पूरा डूब जाएगा। तो इसीलिए वो इंश्योरेंस कंपनी से इसको इंश्योर्ड कराते हैं, जिसके लिए वो इनको इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करते हैं एक, ताकि कल को अगर बॉन्ड का जो अमाउंट है वो कोलैप्स कर जाता है और लॉसेस हो जाता है, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है यह बॉन्ड होल्डर को पैसा प्रोवाइड करेगी, बिकॉज उसने इंश्योर कर रखा है उनका मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। और इसके बदले में जो बॉन्ड होल्डर होता है वो एक प्रीमियम पे करता है अपने क्रेडिट प्रोटेक्शन सेलर को। तो इसी को कहते हैं आपको क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, जो कि हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, अराउंड 15%। 2009 से अभी तक का ये हाईएस्ट है जो कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप पहुंच चुका है क्रेडिट स्विस का। इन रिटर्न द इंश्योरेंस फ्रॉम सेलिंग द CDS गेट्स अ सर्टेन इंटरेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड द स्प्रेड ऑफ CDS। तो जो ये प्रीमियम होता है ये जैसे जैसे बढ़ता है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड ऑफ CDS। तो यही जो स्प्रेड है ये बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रहे हैं और इसके इंश्योरेंस बहुत लोग करवा रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्रीमियम कंपनी ज़्यादा चार्ज कर रही है और ये जो स्प्रेड है CDS का ये बढ़ता चला जा रहा है। और व्हेन दिस स्प्रेड राइज दे सिग्नल द राइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर बॉन्ड विल फेल। इसीलिए कोई भी मार्केट में बॉन्ड खरीदता नहीं है और इसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। फॉर क्रेडिट स्विस बॉन्ड CDS स्प्रेड हैव हाइट टू 14 ईयर हाई, 14 साल की हाई पे पहुंच चुका है ऑलरेडी। अब मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान है, तो इंडिया की गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू करती है तो इंडिया की गवर्नमेंट कम परसेंटेज पे बॉन्ड इशू करेगी, जिसके लिए आपको एक इंटरेस्ट मिलता है 5%, 6%, 7% के अराउंड फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। बट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी उस पर उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी पे किसी को भरोसा नहीं है उतना जितना इंडिया पे भरोसा है। और इसी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना इंटरेस्ट इंडिया पे कर रहा होगा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट उतना नहीं है और ना ही भरोसा है उतना। तो उस भरोसे को पाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जिसके लिए बॉन्ड्स को है बेचा जाएगा ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से कंपनीज को लॉसेस ज़्यादा होंगी। और अगर सेलिंग आती है तो उसमें कंपनी को तो पे करना है इंटरेस्ट, बट उसके जो प्राइसेस है वो डाउन जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स भी आपकी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्रेडिट स्विस जो है वो डिवाइड हो चुका है वॉल स्ट्रीट पे। JP मॉर्गन बैक कर रहा है क्रेडिट स्विस को कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज जो क्रेडिट स्विस का कैपिटल वो हेल्दी है और कंपनी एक रिच कंपनी है, कैश रिच कंपनी भी है, जो कि प्रॉब्लम को संभाल लेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे बहुत से ओपिनियंस ये भी दे रहे हैं कि ये फॉल करेगा, तो इसीलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करें सेफली करें। और बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो बैक कर रहे हैं क्रेडिट स्विस को कि ऐसा नहीं होगा, कंपनी रिकवर कर जाएगी। और ऐसा ही इनके CEO ने भी बोला है अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके पास पैसा कम होता है, वो पैसा उतना नहीं डाल सकता, बट ये इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। तो अगर मार्केट गिरता भी है तो इनको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना हम जैसे इन्वेस्टर्स को पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करें, जिसको बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा इन फ्यूचर भी, बिकॉज आपको अमाउंट पे करना होता है मंथली। कम अमाउंट में आप स्टॉक्स खरीदते हैं मंथली बेसिस पे, अगर स्टॉक गिरता भी है तो आपका एवरेज होकर नीचे आता रहता है और इन फ्यूचर वो आपको फ़ायदा ज़्यादा देता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो प्लानिंग से करें बिल्कुल, अपने ब्रोकरेज हाउस को कंसल्ट कर लें, किसी की बातों में ना आए कि अभी पूरा पैसा डाल दो तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आप इतने
100% प्रॉफिट कमा सकते हो या आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करें सेफली करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखें, कैपिटल को सेफ रखें, बट इन्वेस्ट ज़रूर करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी होती है, लेकिन किसी के कंसल्ट लेने के बाद। यहाँ पे ये पूरा टॉपिक क्रेडिट स्विस के बारे में था जिसको हमने बात की यहाँ पे। तो जो भी आपके थॉट्स हैं क्रेडिट स्विस को लेकर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।